कुछ और मूवर्स देख लेते हैं आज के सेशन पे, जहां पर विद वॉल्यूम्स बाइंग आई है। उसमें एक कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स देख लेते हैं, स्पेशली बीएफ इन्वेस्टमेंट, जहां पर 13% का सर्ज है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी स्ट्रॉन्ग रहा और अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर बीएफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बीएफ यूटिलिटीज ये भी लगातार चलता है, हालांकि ये स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे जरूर आया है। ये राजेश, ये बीएफ इन्वेस्टमेंट पर खासतौर से आपका व्यू क्या है? किसी ट्रेडर ने अगर पोजीशन बनाई हुई हो सुबह, तो क्या अभी प्रॉफिट समेट ले या फिर होल्ड रखे? देखिए, टेक्निकली अगर यहाँ पे देखें तो इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज अ बुलिश प्राइस फॉर्मेशन, और इसका जो रेजिस्टेंस था वो 141 का है। सो वन कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ से 140, और इसका जो प्राइस टारगेट बनता है वो रफली है 164-65 और लेवल्स। सो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एक मोमेंटम कॉल यहाँ पे बन सकता है, तो वन कैन गो लॉन्ग इन बीएफ। एक एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक को देखिए, इस पे असल में पेटेंट मिला है इसको। 2008 में फाइलिंग थी पेटेंट की, जो इनको अब कंट्रोलर ऑफ अ पेटेंट से मिल चुकी है मंजूरी, और 20 साल के लिए इनको जो पेटेंट मिला है वो रिचार्जेबल एलईडी लालटेन के लिए मिला है। असल में ऑर्डर का बज़ होता है ना, तो आपको एक खबर वैसे तो दिखती और इतना ऊपर भी आता, हो सकता है फिजल आउट हो सकता था, क्योंकि पेटेंट की खबर है। अब ये कम से कम 20 साल के लिए जिनको पेटेंट मिला है, 2008 से भी समझे तो करीब 20 साल का 2028 तक का पेटेंट इनके पास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसको रेलवे से भी अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। हालांकि जो पेटेंट इनको मिला वो सिर्फ एक लालटेन के लिए है, रिचार्जेबल एलईडी लालटेन होगा, लेकिन एलईडी को लेकर भारत की अपनी छवि, भारत का अपना स्टैंड और भारत का अपना जो इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन से आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई पेटेंट जीत जाएगा तो सबसे बड़ा कंटेंडर बन जाएगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जितनी भी बाइंग आनी, क्योंकि पेटेंट इनके पास हो जाएंगे। आशु, ये जो रेलवे कंपनीज हैं, देखिए इस बार बजट तो होगा नहीं, तो ये भी हम नहीं सुनेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसा है, लेकिन हम एक कंपाइलिंग, एक पूरी बड़ी पिक्चर देखेंगे कि सरकार सेफ्टी पे इतना खर्च कर रही है, सरकार एक्सपेंशन पे इतना खर्च कर रही है। हो सकता है जो 1 घंटे का भाषण हो सिमट का सिर्फ 10 या 15 मिनट के अंदर ही रह जाए, तो इसमें असेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा हमको भी करना। एक बार आप बता पाएंगे कि रेलवे के ऐसे कौन से चुनिंदा शेयर हैं जिसमें अभी भी आपको वैल्यू रिच लगते हैं या उनमें पोजीशन बनाना थोड़ा ठीक लगता है? आई थिंक उसमें एक हमारा जो फेवरेट था वो टीटागढ़ वैगन था, लेकिन उसमें भी ना एक रन अप आ चुका है। अगर आप पास में भी देखें, मतलब पिछले एक से 1.5 साल का मूवमेंट, आई मीन वो 90, 100 और 140 का एक बैंड है, उस बैंड में आई थिंक क्लोजर टू 100 वो हमेशा एक अच्छी मूव देता है, एंड 140 के ऊपर जाता भी नहीं है। आई मीन दैट इज समवेयर वो वहाँ पे एक टॉप बन जाता है। सो वो अगेन वो एक उस लेवल के आसपास आ चुका है। सो आई थिंक वो डिस्काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जो आप जिन एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हैं। दो रेलवेज का जो आउटफ्लो है वो कंटिन्यूस रहेगा, नॉट जस्ट के बजट है, बजट के बाहर भी आई थिंक उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आते रहेंगे और आउटले रहेगा। सो आई थिंक ऑल दोस कंपनीज हु आर डेडिकेटेडली केटरिंग टू रेलवेज वी आर गोइंग टू बेनिफिट। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अभी आई थिंक क्लोजर टू जब बजट जब भी होता है वो रन अप ऑलरेडी हो चुका है और फिजल आउट हो जाता है। सो आई थिंक क्या इससे ऊपर भी एक अच्छा मूव अवेलेबल है? आई थिंक विद दैट डिसिप्लिन आई वुड से कि वो करेक्शन पे लेना चाहिए, अभी नहीं। तो आई थिंक उन स्टॉक्स में टीटागढ़ एक फेवरेट स्टॉक है। जी, शर्मिला जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शर्मिला, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। औरबिंदो फार्मा पर मैं आपके कमेंट लेना चाहूंगी। स्टॉक 3% के आसपास की कमजोरी के साथ डेलो पर ट्रेड करा, और हमने देखा भी है कि जिस फार्मा स्टॉक के साथ फॉर्म 483 का नाम जुड़ जाता है उस पर उस रेस्पेक्टिव डे तो एक हैंगओवर रहता ही है, फिर चाहे वो मैनेजमेंट की ओर से कितना भी क्लैरिफिकेशन आए। आज औरबिंदो फार्मा के साथ भी हुआ, हैदराबाद की यूनिट 1 को लेकर फॉर्म 483 मिला, उसके बाद मैनेजमेंट की ओर से स्टेटमेंट आया भी कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत माइनर है इन नेचर में और कोई फर्क पड़ेगा नहीं प्लांट के ऑपरेशंस पर, लेकिन स्टॉक रिएक्ट कर रहा है और अभी भी 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी व्यू क्या है आपका पूरे फार्मा पर, स्पेशली सन फार्मा, औरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स पर? जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी जो पिछला 1-1.5 साल रहा है उसमें हमने देखा है कि एक के बाद एक कंपनीज में इस तरह के ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम सम रेगुलेटर, वेदर इट इज़ यूएसएफडीए तो उसमें प्रोमिनेंट है, लेकिन आज शायद कुछ यूके एमआरएचए की भी कोई खबर थी, आई थिंक इन वॉकहार्ट। तो इस तरह के अलग अलग जो रेगुलेशंस है उनकी जो ऑब्जर्वेशंस रहती है उस हिसाब से हमने देखा है कि काफ़ी स्टॉक्स पर इम्पैक्ट आया है। एंड येस, आई थिंक कि जो हमने ग्रोथ फार्मा स्टॉक्स में देखी थी दैट वाज रियली ऑन द बैक ऑफ दिस होल एक्सपोर्ट बेस्ड स्टोरी। तो एक तरह से वो एक जायज़ था कि इस तरह का हिट आए, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले साल होपफुली इन द सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर we will start seeing a lot of companies being able to deal with these issues and coming out of them.
तो ऐसे माहौल में जहाँ पे इस तरह का सेक्टर ढूंढना कि जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत एक यू हैव लिटिल कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, तो आई थिंक आईटी और फार्मा ऐसे दो सेक्टर रहेंगे। और थोड़ी बहुत जो डिफेंसिव प्ले हम देख रहे हैं, थोड़ा एक शिफ्ट उस तरह के पोर्टफोलियो में वो भी थोड़ा सा नजर आ रहा है, खास करके आईटी में। एंड होपफुली आई थिंक फार्मा विल आल्सो फॉलो। सो आई थिंक इफ यू हैव दैट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव यू कैन लुक एट अ लॉट ऑफ फार्मा स्टॉक्स। राजेश, ये कोड केबल्स के अंदर क्या करना चाहिए? देखिए ब्रेकआउट तो है, 52 वीक हाई पे भी है। टेक्निकल की थ्योरी तो ये कहती है कि इसको शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो ज़रूर होगा कि प्रॉफिट बुक करना है या फिर नहीं करना हमको। एक्सक्यूज मी, वो स्क्रिप्ट मुझे कोड्स केबल सुनाई नहीं दिया। कोड्स केबल, CORDS। सॉरी, या देखिए, यस, टेक्निकली देखिए इसका जो रैली शुरू हुआ था, वो जो हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट अपटेक था वो 55 लेवल से देखा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो रफली 80 के आसपास है। इट्स अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, और जहाँ पे अपसाइड का जो रेजिस्टेंस बनता है वो रफली 80 के आसपास है। तो मुझे लगता है करंट प्राइस से यहाँ पे इमीडिएट ब्रेकआउट आना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 2 दिन में ही बहुत बढ़िया मूव इसमें देखी है हम लोगों ने, रफली 55 से लेके 80 तक। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, और आई थिंक अगर यहाँ पे रहेगा तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एट करंट प्राइस मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना और ब्रेकआउट देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जी आशु, ये मेटल स्टॉक्स पर अभी क्या करना चाहिए? जो पिछले 3-4 दिनों में जो प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशन मिले हैं, क्या वो स्ट्रेच हो सकते हैं? क्योंकि कई बड़े फॉरेन इकोनॉमिस्ट की ओर से इस तरह के वॉइसेस आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद अब जो मेटल प्राइसेस हैं वो शायद थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिखे। और हमने देखा भी है कि मार्च से लेकर अब तक एक कंसिस्टेंट मूवर ही पूरा स्पेस रहा है, लेकिन जो नेगेटिविटी पिछले 2-3 दिनों में दिखी, क्या वो स्ट्रेच हो सकती है? क्या ये समय है अपने प्रॉफिट्स को समेटने का मेटल स्पेस में? देखिए, प्रॉफिट्स को समेटने का समय तो हमेशा ही रहता है ऐसी मार्केट में, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा। आई मीन कंपेयर टू बाकी सेक्टर, जैसे आपने फार्मा की बात की, कैपिटल गुड्स की बात करें, या PSU बैंक्स में जिस तरह की आज की करेक्शन है, NBFCs में है, आई थिंक कंपेयर टू मैनी अदर सेक्टर्स अभी भी शायद इसमें आउट परफॉर्मेंस रहेगी। और मुझे कोई आई मीन करेक्शन इज़ द नॉर्मल यूजुअल करेक्शन है, बट बियॉन्ड दैट मुझे ऐसा कोई ब्रेक डाउन इनमें नहीं लगता। I still feel that compared to many other sectors के आउट परफॉर्मेंस इनमें रहेगी, और बहुत बड़ी गिरावट का कोई कारण नहीं है। आज जो शेयर्स टूट रहे हैं उसमें कई बैंक भी शामिल हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 2% नीचे, SBI करीब 2-2.5% नीचे है, और येस बैंक भी करीब 2-2.5% नीचे है। ये सारे लीडर्स हैं अपने अपने स्पेस के, ऑलमोस्ट इंटरडे लो पे हैं। शर्मिला, बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर चर्चा तो होती रहती है। मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो बिल्कुल इन चीज़ों से अलग था। अब एक मेरे को कहीं पे मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मार्केट में आ गया हूँ, डीलिंग रूम में बैठा हूँ। अब आप मेरे को ये बताइए, मान लीजिए 2 लाख रुपए मेरे पास है, तो बैंकिंग के अंदर मैं कितने डाल दूँ? मैं आपसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवा रहा हूँ, से 2 लाख रुपए मेरे पास है, बैंकिंग में कितना पैसा डाल दूँ और कौन सा बैंक चुन लूँ? फ्रैंकली मैं कोई भी बैंकिंग का स्टॉक नहीं लूँगी अगर इफ यू आर अ फ्रेश इन्वेस्टर ऐसे माहौल में, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली तो मुझे लगता है कि NBFC स्पेस फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना गहरा करेक्शन आ चुका है, एंड सम ऑफ इट इज़ ओके फॉर वैलिड रीजंस, और एक वैल्यूएशन बबल ऑलरेडी उसमें हो गया था। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी जिनका आई थिंक जैसे एक चर्न जैसे देखते हैं, वैसे हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं उसमें अब। सो आई थिंक यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड बाय इनटू सम नेम्स देयर। जी, इस बीच एक खबर आ रही है कुजेंसिस के थ्रू, और खबर ये है कि ऑयल मिनिस्टर इस बजट में वो डिमांड है उनकी ओर से कि जो क्रूड ऑयल पर सेस लगता है उसको ऑलमोस्ट हाफ कर दिया जाए, और 10% तक इसको करने की बात हो रही है। और अगर ऐसा हुआ, अगर लोअर सेस लगा क्रूड ऑयल पर, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी खबर होगी अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए, क्योंकि लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस ने ऑलरेडी पिछले 2 सालों में जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनके रियलाइजेशंस को बहुत हर्ट किया है। अब क्रूड में रिकवरी दिखी है हालांकि लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी जो रियलाइजेशंस हैं वो हर्ट हो रहे हैं इन कंपनियों के। और ऐसे में अगर क्रूड ऑयल पर सेस को हाफ किया जाता है, फिर 10% पर किया जाता है, तो एक रिलीफ डेफिनेटली होगा। अभी जो करंट सेस है वो 20% के आसपास है। आशु, मैं आप ही के कमेंट्स लूंगी ये अपस्ट्रीम कंपनीज पर। हमने देखा भी है कि इन स्टॉक्स में हमने काफ़ी वाइब्रेंसी पिछले 2-3 महीने में आती हुई देखी है, और इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट इन कंपनियों को डेफिनेटली एक एज देगी, क्योंकि ONGC हो या फिर केन इंडिया हो, ये स्टॉक्स जो हैं अच्छा मूव पिछले 2-3 महीने में इन स्टॉक की ओर से आया है। लेकिन इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट के बाद अभी आपका व्यू क्या होगा और क्या सलाह दे रहे हैं इन स्टॉक्स पर?
सी ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आई थिंक इन स्पाइट ऑफ जितनी हमने लास्ट वीक भी बात की है इस बार की, इन स्पाइट ऑफ मंदी के माहौल में या एक डाउनसाइड मार्केट लगती है कि ये एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा। इसमें ऑन द कॉन्ट्री अगर आपको पेयर ट्रेड बनाना है तो आई थिंक शायद ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स को लॉन्ग करके बाकी कोई भी PSU बैंक या और बहुत सारे स्टॉक्स हैं या जिनको आप शॉर्ट रख सकते हैं, आई थिंक इट हेल्प्स इन अ पेयर ट्रेड ऑल्सो। सो आई थिंक ऑयल एंड गैस में कुछ ना कुछ चाहे वो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो चाहे वो डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स हो, समथिंग और दी अदर इज आई मीन चेंजिंग। आई मीन टोटल जो इनका लैंडस्केप है उसमें भी मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। सो आई थिंक एवरीथिंग पुट टुगेदर मुझे लगता है कि जब मार्केट बाउंस बैक करेगी या मार्केट में यू टर्न आएगा तो आई थिंक दिस विल बी द सेक्टर विच विल परफॉर्म द मोस्ट एंड द बेस्ट एंड द फर्स्ट। So I think this outperformance definitely from my side there's a positive view on oil and gas entire most of the stocks. ये शर्मिला जो रबर के प्राइसेस हैं इंटरनेशनली वो 4 महीने में एकाएक का काफ़ी तेज़ी से ऊपर आए हैं। इसका असर अब आपको टायर कंपनीज पे दिखेगा। एक तो मुश्किल पहले से नोटबंदी को लेकर थी क्योंकि 3 क्वार्टर तक हो सकता है मामला चला जाए कि उनकी सेल्स की फिगर में ग्रोथ कैसे आती है। पहले तो इन्वेंट्री का मामला था जो कि एडजस्ट हो गया, लेकिन बीइंग एज एन ऑटो एंसिलरी कंपनी जो चीज़ हम पहले इंजॉय कर रहे थे, एक तो लोअर प्राइस इन द कॉस्टिंग और एक अच्छी डिमांड, वो दोनों चीज़ पे हमको हर्ट पहुंचा है। एक तो डिमांड और दूसरा प्राइसिंग। सीएट अपोलो टायर्स दोनों फ्यूचर्स में हैं, एक बार शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं इनमें। आई डोंट नो अबाउट रियली शॉर्टिंग एट दिस प्राइस क्योंकि काफ़ी आई थिंक हमने गिरावट देखी है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इनमें अगर कुछ निवेश करना हो तो भी आई थिंक जनवरी तक रुकना चाहिए क्योंकि टू ऐड टू द लिस्ट जैसे कि आपने कहा कि रबर की प्राइसेस बढ़ी है, उसके साथ पहले से ही एक्चुअली ये सेक्टर थोड़े बहुत मुश्किल में था क्योंकि चाइना से काफ़ी लोअर कॉस्ट पे देयर इज अ लॉट ऑफ डंपिंग फॉर टायर्स, तो जो सेकेंडरी मार्केट रिप्लेसमेंट है वो काफ़ी ऑलरेडी हर्ट थी। सो आई थिंक कि पिक्चर क्लियर तभी होगा जब आपको डिमांड पिक्चर ठीक से सामने आए कि व्हाट इज़ रियली द ऑटो डिमांड, और उसके बेसिस पर आप ज़्यादा अच्छा अनुमान लगा पाएंगे कि टायर का डिमांड किस तरह से रहेगा और क्या एक अच्छा वैल्यूएशन रहेगा इन कंपनियों के लिए। जी राजेश, एडलवाइज फाइनेंशियल पर आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? इस साल एक स्ट्रॉन्ग रनअप इसने टिल अक्टूबर दिखाया, उसके बाद 120-130 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, लेकिन अब जो लोअर लेवल से वापस रिवर्सल मिला है, क्या ये और स्ट्रेच हो सकता है? यस, मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्शन हुआ था 125 से लेकर रफली 80 रुपीज़ तक, इसको ये डेफिनेटली रिट्रेस करेगा और इसका जो टारगेट बनता है 105 का बनेगा। तो यहाँ पे अगर एक कॉन्ट्रा लॉन्ग करना है तो आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रफली रहेगा 80 का। करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे सिर्फ मैं एक छोटा सा एक एडिशन करना चाहूँगा। ओवरऑल टेक्निकली ऐसा लगता है कि इट कुड टेक सम मोर टाइम, नॉट इमीडिएटली फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। मुझे लगता है कि एक बार के लिए ये 84 एंड 94 के आसपास कंसोलिडेट करेगा एंड देन इट विल रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड। सो अगर यहाँ पे बाय करना है तो आप इसमें एक्यूमुलेट करिए स्लोली एंड स्टेडीली, एंड दैट इज हाउ यू शुड ट्रेड। योर स्टॉप लॉस हैज़ टू बी समवेयर बिलो 80 रुपीज़। आशु, ये IT कंपनीज पे क्या करना चाहिए? देखिए, इन्फोसिस चल नहीं रहा तो टूट भी नहीं रहा, ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और इस तरह के मार्केट के अंदर IT कहीं ना कहीं एक लाइफ सेवर भी हो जाता है, बाजार के लिए रुक जाता है, जैसे आज के सेशन में भी था। ये IT को री-रेट करने की ज़रूरत है या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चले? आप फ्रंट लाइन पे फोकस करें, कुछ एक थीम वाले शेयर्स पे फोकस कर जाएं जहां पर अभी भी आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड मिलता है, या फिर आपकी ही मैं बात को समझूं, कुछ नहीं करें, छोड़ दें? आई थिंक जो भी आपने सबसे पहले बोला ना, वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ऐसे ही रहेगा, एक्सेप्ट फ्यू स्टॉक्स जिनका एक विजिबिलिटी रहेगी और एक विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं कि जो जिस डिजिटल थीम पे अब आगे जो डोमेस्टिक फोकस रहेगा, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक मार्केट को केटर कर रही हैं जिसमें डिजिटलाइजेशन में उनका सपोर्ट रहेगा। सो आई थिंक उन प्रोडक्ट कंपनीज में मुझे लगता है कि एक मूव मिल सकता है और अच्छा मूव मिल सकता है, उनमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बट अगर ओवरऑल ऑफ फ्रंट लाइन IT कंपनीज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो कहीं पर भी नहीं जाएंगी, शायद वो यहीं के यहीं रहेंगी। सो अभी एक और दो चीज़ें हैं, एक तो या तो बढ़ना चाहिए या गिरना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक कभी अभी ओवरऑल मार्केट में ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है। मुझे कोई भी मिसिंग फीलिंग नहीं आएगी कि शायद वैल्यूएशन वाइज या सेफ हेवन वाइज या किसी और वजह से मुझे IT लेना चाहिए या सो देयर इज नो रश। बट ओनली अगर
कैविएट है कि अगर आपको कुछ ना कुछ लेना ही है तो आई थिंक वो कंपनी लीजिए जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगी और सपोर्ट करेंगी, और उनमें आगे एक अच्छा मूव मिल सकता है। जी राजेश, ये आइडिया सेल्युलर दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 2 दिन में करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, क्या शॉर्ट पोजीशन जिसने बनाई हुई हो कैरी कर ले आगे के लिए? हो सकती है पॉसिबिलिटी कि 66 को वापस रीटेस्ट करे जो किसका 52 वीक लो रहा है और हाल ही में इसने टच भी किया था? या इट्स क्वाइट पॉसिबल। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसका जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन रहा था वो था 73-74। इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन रहा था वो था 74-75 के आसपास, और जहाँ पे एक अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार के लिए फिर से एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल बनता है, और जिसका टारगेट जैसे आप भी करें कि इसका इज देयर ए प्रोबेबिलिटी कि इट कैन टेस्ट द लो? यस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। सो वन कैन डेफिनेटली क्रिएट ए शॉर्ट पोजिशन, बट योर स्टॉप लॉस हैज टू बी बिलो टुडेज हाई विच इज somewhere above 76 rupees, 75.50. So go short with a stop loss above 75.50 and your target has to be जो short term target रहेगा that will be 68 initially. राजेश, अब तक तो हम आपसे सवाल पूछ रहे थे, अब आप मेरे को बता दीजिए कौन से शेयर हमको प्लस करने हैं, यानी कि आपकी तरफ से BTST या फिर STBT की कॉल है? यस, जैसे आप हम लोग डिस्कस करें इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस में जो फर्स्ट लॉन्ग इनिशिएशन हमने किया था वो 920 के आसपास था, जहाँ पे एक ओवरसोल्ड टेरिटरी था। हमें लगता है इसका जो ट्रेंड है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो फाइनल टारगेट है वो है 1045 का। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग करना है तो आपका स्टॉप लॉस 995 का होना चाहिए, आपका टारगेट रहेगा 1045 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा कोटक बैंक पे। मुझे लगता है 720 का एक आइडियल लेवल है जहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट बनता है, तो वन कैन डेफिनेटली टेक ए कॉन्ट्रा कॉल इन कोटक। मुझे लगता है 710 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो 760 का आपको टारगेट मिलेगा। थर्ड का कॉल रहेगा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा काउंटर है और अच्छे से करेक्ट हो चुका है। एक मल्टीपल सपोर्ट है इसका रफली 635 के आसपास। तो मुझे लगता है कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए 620 के स्टॉप लॉस के साथ, लॉन्ग करे विद अ टारगेट ऑफ 692। जी शर्मिला, एक स्टॉक और जो कि 2016 का वेल्थ टेस्ट कर रहा है वो है जस्ट डायल। अब 52 वीक क्लोज पर तो आ चुका है, यहाँ से और नीचे भी जा सकता है? आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट द नेम। जस्ट डायल। जस्ट डायल, हाँ मेरे हिसाब से नॉट मच रियली कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें कहना मुश्किल होगा कंपनी के लिए, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है वही इट्स अंडर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में लॉट ऑफ द प्रोजेक्शन जो उन्होंने किए थे अपने लिए भी वो भी ऐसे अब लग रहा है कि नहीं हुए हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में। और ऐसे मार्केट में जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छी है वो भी जिस तरह से पिट रहे हैं, तो आई थिंक जाहिर सी बात है कि जहाँ पे वो पिक्चर इतना क्लियर नहीं है या ख़राब कहे वो तो और ज़्यादा नीचे जाने चाहिए। सो आई डोंट रियली फाइंड मच टू रिकमेंड जस्ट डायल एट एनी पॉइंट। खैर, कल भी इसके बारे में मजाक कर रहे थे कि 10 बार आपको 8 नंबर मिलाना पड़ता था, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन अब जस्ट डायल पूरी तरह से गुम हो चुका है। सिर्फ यही चीज़ हमको जस्ट डायल के बारे में याद है, शायद इससे ज़्यादा किसी को भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होगी कंपनी कर क्या रही है। और पूरा इसने प्रमोटर्स ने जोर लगाया लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। अभी 350 का रेट है, ये भी लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो 1000 का भी 800 रुपये का भी शेयर रह चुका है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है वो है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप में आखिरकार हो क्या रहा है? पिछले 2 महीने से टाटा ग्रुप में जो भी हो रहा है वो कम से कम ठीक नहीं हो रहा। एक सिर्फ चीज़ जो अच्छी हुई है कि शेयरों ने उस तरह का रिएक्शन नहीं दिखाया जिस तरह का बैटलफील्ड दोनों के बीच में बनाया, यानी कि टाटा सन्स के बीच में और सारस मिस्त्री के बीच में। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी VR मेहता ने आज एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस से। उन्होंने कहा कि सारस मिस्त्री ने जो 6 कंपनी से इस्तीफा दिया है वो फैसला बिल्कुल ठीक था। मिस्त्री साहब ने ये फाइनली ये डिसीजन लिया कि वो कंपनी से हट जाएंगे, तो ये अच्छा स्टेप है उनका। देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा स्टेप है उनका। और मैं समझता हूँ कि आगे जो स्टेप सोच रहे हैं वो उसमें भी वापस वो गौर करेंगे और उनको समझ में आएगा कि वो जो कर रहे हैं वो कोई ठीक चीज़ नहीं है। और जब ख़ास तौर से वो खुद 10 साल से इस कंपनी में इन्वॉल्व थे सारे, और उनको सब मालूम था। आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी कि वो ये चीज़ें उनके पास कंपनी में नहीं थी।